अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, मुल्क में एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है और इससे पहले PDM की 16 माह की हुकूमत में गैर मकबूल और मुश्किल फैसलों के बायस इत्तेहादी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना होगा और ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात मार्च में दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। IMF से $6 अरब तक का नया कर्ज प्रोग्राम देने की दरख्वास्त की जाएगी। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और एजाज सैयद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सवाल आप सबके सामने ये है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल और गैर मकबूल फैसले कर सकेगी? साफ़ी साहब, देखिए, इस वक्त जो मुश्किल फैसले हम जिसको कह रहे हैं तो वो वही है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के डिमांड्स को पूरा करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना है और नया टैक्सेशन है और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए दबाव होता है, तो इसे हम मुश्किल फैसले कहते हैं। और आसान फैसले यही होंगे कि जो आखिरी वक्त में PTI ने किया था कि लोगों को रिलीफ दे दी और IMF के साथ जो कमिटमेंट थी उसको पूरा नहीं किया, जिसको फिर आने वाली हुकूमत ने भुगतना पड़ा। तो मेरे ख़्याल में अगर सिर्फ अपनी अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो ये नई हुकूमत मुश्किल फ़ैसले कर सकती है, और वो ये कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाए और गरीबों की बजाय सरमायादारों पर और अहले सरवत पे जो जिस तबके से ख़ुद इन हुक्मरानों का ताल्लुक़ होता है उन पे बोझ डाले। अगर अहले सरवत पे बोझ डाले तो IMF और उनकी शराइत भी पूरी हो सकती हैं और आवाम का ग़ैज़ो ग़ज़ब आवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब को दावत भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर माजी की तरह करते हैं और अपने अपर क्लास पे टैक्स का बोझ बढ़ाने की बजाय वो इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेशन करके जिसका बोझ गरीब और अमीर पे यकसा पड़ता है उसकी तरफ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि मुश्किल होगा मामला। तो हमारी तो ये तवक्को है कि चूँकि इससे पहले भी ये दोनों बड़ी जमातें जो फैसले हुए थे उसमें भी ये दोनों इकट्ठे थे और फिर IMF के साथ जो अरेंजमेंट हुई है उसमें भी ये दोनों इकट्ठे थे और फिर SIFC जैसे इदारे बने हैं उसकी कानून साजी में भी दोनों इकट्ठे थे। तो हम तो ये तवक्को करेंगे कि वो मुश्किल फ़ैसले कर लें, और मुश्किल फ़ैसलों के बग़ैर कोई चारा भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान फिर इकनॉमिकली उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो साफ़ी साहब, ये जो आप बात करें क्या इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान होगा? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको करना पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है कि निजकारी के अमल में खुसूसन पीपल्स पार्टी मुज़ाहिमत करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो माशी हक़ाइक़ हैं उसके होते हुए भी फिर इन सब को अगर वो ये चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे और इस चलाने में इसकी मदद करेंगे तो फिर इनको भी मदद करनी पड़ेगी। महमल सरफराज साहिबा, जिस तरह साफ़ी साहब भी बात करें और अगर हम 16 माह की PDM हुकूमत की बात करें तो गैर मकबूल और मुश्किल फ़ैसलों के बायस हमने देखा कि इत्तेहादी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, तो उसी का एक रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिलेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये मुश्किल फ़ैसले तो बिल्कुल पाकिस्तान को करने ही पड़ेंगे जो भी हुकूमत में आए, और इस वक्त ये जो हुकूमत सामने आ रही है PMLN लेड गवर्नमेंट होगी उसके अंदर मुश्किल फ़ैसले तो करने होंगे। आपको याद होगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब GA न्यूज़ की नशरियात में उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान इमीडिएटली IMF के पास जाएगा, क्योंकि ये सबको पता है कि IMF के पास तो जाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैंने फिर पीपल्स पार्टी के ज़राए से भी ये बात की कि आप लोग जो एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं काबीना का हिस्सा तो नहीं होंगे, तो अगर IMF के प्रोग्राम और ये जो मुश्किल इकनॉमिक फैसले लेने हैं इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि आपके ऊपर भी वो आएगा तो सही बर्डन कि आप लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं, बेशक काबीना में ना हो, तो क्या आप इसको अपोज करेंगे? तो मुझे यही बताया गया कि नहीं, ऐसी चीज़ तो हम कोई अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो किस तरह के हैं, किस हम मुश्किल के अंदर है, और इसके बगैर कोई चारा नहीं कि आप प्राइसेस जो है आपको इंक्रीज करनी पड़ेंगी, आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिस तरह बात हो रही थी इधर। तो ये आपको मुश्किल इकोनॉमिक फैसले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आपको करने पड़ेंगे ही, और बल्कि जिम्मेदारियां जो है वो अब सूबों के ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी जो इस तरह जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है उसके अंदर उनको भी मजीद इस चीज़ पे पावर किया जाएगा कि वो भी कुछ
जो है पैसे जो है वो भी इकट्ठे भी करें और इन द सेंस के वो भी सेल्फ सस्टेनेबल इस चीज़ को बनाएं। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में मुश्किलात तो देखें मुबशर वैसे ही अभी अगर आप देखें कि जिस तरह की हुकूमत बनने जा रही है, दोनों पार्टीज बहुत नर्वस हैं, यानी कि नून लीग भी नर्वस है, पीपल्स पार्टी भी नर्वस है। स्प्लिट मैंडेट आया है, किसी की कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो इस वजह से वो हुकूमत साजी तो उन्होंने कर ली है, उन्हें पता है कि इस सिस्टम को बचाना है, सिस्टम डिरेल ना हो, जमहूरियत डिरेल ना हो। जैसी भी जमहूरियत है, जैसी भी है, एक सिविलियन हुकूमत तो आए। तो इसलिए वो उन्होंने ये एक मुश्किल फैसला तो ये भी किया है। और अब जो आइंदा मुश्किल फैसले होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों पे ऑपोजिशन भी होगी, कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर नेगोशिएशन भी होगी, कुछ ना कुछ पे शायद गिव एंड टेक भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान के मुफाद में जो भी फैसले होंगे, खासतौर पर मुआशी, उसके अंदर कोलिशन पार्टनर साथ देंगे। शहजाद, आने वाले दिनों में बहुत से अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना होगा आने वाली हुकूमत को। माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना होगा और जो नए कर्ज प्रोग्राम की बात हो रही है उसके लिए मुज़ाकरात मार्च में दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। तो कितना चैलेंजिंग होगा और क्या इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल और गैर मकबूल फैसले कर सकेगी? मुबशर, बहुत शुक्रिया। चैलेंजिंग तो बहुत होगा, लेकिन मेरे ख्याल से हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। अभी तो ये फैसला होना है कि हुकूमत की शक्ल क्या होगी, वफाकी काबीना किस तरीके से बनेगी। ये मेरे ख्याल से पहला मरहला है। और चैलेंजेस इतने संगीन है कि आप खुद देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क में आए थे, चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की उनकी पेशगोइयां हो रही थी, बल्कि उनकी तरफ से खुद इश्तिहार दिए जा रहे थे कि फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। ऑल्दो साफी साहब तो हमें बहुत पहले बता चुके थे कि ये होता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा और शहबाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन नवाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश थी वजीर आजम बनने की। अब हुआ क्या है, स्प्लिट मैंडेट आया तो उन्होंने कहा मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नामजद कर दिया कि वो वजीर आजम बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक मजबूत हुकूमत होती तो वो खुद वजीर आजम बनते। एक कमजोर हुकूमत आई है स्प्लिट मैंडेट के साथ तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया है। अगर नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनके पास सलाहियत है मुल्क को मुश्किलात से निकालने की, तो अब तो ज्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है। तो फिर उनको ये ओहदा लेना चाहिए था और उनको इस मुश्किल घड़ी में जो है वो स्टेट्समैन का किरदार अदा करके मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात से पीछे हट गए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया है। दूसरी अहम बात यह कि नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर तो हम वफाकी हुकूमत में नहीं बैठेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ नंबर्स में हमें सपोर्ट करें और वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो। तो भाई, अगर आपको ये मौका मिल रहा है कि आपको नंबर्स में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, लेकिन आप अपनी काबीना बनाएं, हर अहम वजारत आप अपने पास रखें और इसके अलावा एक महदूद काबीना बनाएं और फैसला साजी करें। लेकिन नून लीग ये करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों बोझ उठाएं। तो भाई, अगर आपको लगता है कि आप मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं तो इससे बेहतरीन मौका क्या है कि नंबर्स आपको पीपल्स पार्टी की सूरत में मिल रहे हैं असेंबली में और काबीना आप अपनी तश्कील देंगे। पीपल्स पार्टी 16 माह के एक्सपीरियंस के बाद इन चैलेंजेस को निपटने के लिए एक कोalition गवर्नमेंट में जाने को तैयार नहीं है। वो भी कह रहे हैं हम बाहर से बैठ के फैसले कर हम बाहर से बैठ के सपोर्ट करेंगे, फैसला साजी में हिस्सा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमारा मंशूर तो मुख्तलिफ है और मंशूर हम उसी वक्त इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब वजीर आजम हमारा हो। JUIF ने आज कह दिया है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, उनके इशूज हैं के धांधली हुई है। तो मेरी नजर में ये सबसे पहला इस वक्त मरहला है कि कैबिनेट होगी क्या। नून लीग अभी भी उम्मीद लगा के बैठी है कि पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने दो टोक मना कर दिया है। बिलावल साहब अटल है इस बात पे कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे इस कैबिनेट को। तो मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की जो बात है अब उसको वो भी कर लेते हैं। और साफी साहब ने ये तारीफ ठीक बयान की है कि मुश्किल फैसले क्या होते हैं और जरूरी फैसले क्या है। हम अक्सर कह देते हैं मुश्किल फैसला ये बिजली की कीमत बढ़ा दो, आप गैस की कीमत बढ़ा दो। ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये अवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं। हकीकत में वो मुश्किल फैसले करने हैं जो आपकी रूलिंग एलीट या आपकी जो एलीट है, आपका जो वो लोग हैं जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं, उनको आपने जो है लाना है टैक्स नेट में। मिसाल के तौर पे आप अभी भी रियल स्टेट पे, एग्रीकल्चर पे, रिटेल होलसेल सेक्टर पे टैक्स नहीं इकट्ठा करते। आप आम आदमी पे बोझ डालते हैं, सैलरी क्लास पे बोझ डालते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बोझ डालते हैं। आपको इसको मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो है कैबिनेट का साइज छोटा करना पड़ेगा, महकमे कम करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी ना इस बात के लिए तैयार होती है, ना सियासी हुकूमतें तैयार होती है कि हम क्यों महकमे खत्म करें, जबकि 18वीं तरमीम के बाद कई ऐसे महकमे हैं जो कि डिवॉल्व हो चुके हैं और वो सूबों की जिम्मेदारी है, फिर भी वो वफाक में रखे हुए हैं। तो ये वो मुश्किल फैसले हैं, इस किस्म के फैसले हैं। प्राइवेटाइजेशन का मामला है, कब तक हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि 1200 अरब रुपए जो है हमारे कुछ SOEs जो है उसके नुकसान के बोझ टैक्स पेयर उठाता रहे। लेकिन जब भी कोई हुकूमत आती है
तो शायद उसमें इतनी उनकी जरूरत नहीं होती कि इदारों को प्राइवेटाइज कर सके। तो ये वो मुश्किल फैसले हैं, हकीकी मुश्किल फैसले और गैर मारूफ फैसले जिसको आपने लेने हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसला ये बिजली की कीमत बढ़ा दो, IMF के कहने पे ये बढ़ा दो, ये तो हम पिछले कई अरसे से करते आए हैं। तो एक और चैलेंज भी तो ये शहजाद के मुआशी चैलेंजेस की हम बात करें, किसके हाथ में होगी वजारत खजाना? क्या इसहाक डार साहब संभालेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अपोज करती रही है कि इसहाक डार साहब को नहीं होना चाहिए, बिलावल के बयानात भी हैं। जी, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी अपोज करती रही है बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है इसहाक डार साहब ने 5-6 महीने तक डिले किया था IMF का प्रोग्राम। बाद में जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो खुद शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए, IMF के साथ उन्होंने प्लान नेगोशिएट किया और फिर एक नया प्लान पाकिस्तान को मिला। बिजनेस कम्युनिटीज के भी कंसर्न रहे हैं कि जिस तरीके से IMF का प्रोग्राम डिले हुआ, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वजीर खजाना कौन होगा। इस वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो टॉप एक कैंडिडेट है, ही इज ए प्रोफेशनल बैंकर, और हो सकता है कि वही आपके वजीर खजाना हो। और वो नाम अगर आप बता दें? बस वो फिर जब आएगा तो सामने पता चल जाएगा। मैंने इतना हिंट दे दी, एक टॉप बैंकर है, उनका नाम इस पर गर्दिश कर रहा है। चलिए जबरदस्त। एजाज, आपको क्या लगता है, डिस्कशन आपने सुनी है, क्या इत्तेहादी हुकूमत जो आने वाले दिनों में चैलेंजेस आने वाले हैं, एक तो वही बात जो शहजाद भी करेंगे, काबीना क्या होगी, इस पर भी सबकी नजर है, जो भी इत्तेहादी हुकूमत बनती है, जो आगे फैसले हैं मुश्किल और गैर मकबूल फैसले कर सकेगी वो? पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत आएगी शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, ये कंटिन्यूशन है जो पुरानी इत्तेहादी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब जिसकी सरबराही करते रहे। और पुरानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो वर्किंग का मैकेनिज़्म क्या था वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो वजारत ख़जाना है वो कौन चलाएगा, शहजाद ने भी कुछ हिंट किया है। मुझे लगता है कि देखें, वजारत ख़जाना का फिगर हेड कोई भी हो सकता है मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो है ख़ातून वो कंटिन्यू करें, या हो सकता है कोई नया बैंकर आ जाए, या हमारे पास जो वज़राए ख़जाना है वो भी तो अगर देखें एक हाथ की उंगली पर गिने जा सकते हैं वज़राए ख़जाना, वो भी हो सकते हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करेगा कि कौन वज़ीर ख़जाना है। मामले में अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये अनपॉपुलर फैसले हैं और बिल्कुल अनपॉपुलर फैसले होंगे, क्योंकि जुलाई के महीने तक आपको कम से कम 2 इदारे ऐसे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन को हतमी मरहले में दाखिल करके आपने IMF को रिपोर्ट करना है। एक है PIA और दूसरा है स्टील मिल्स। तो ये असल बड़े फैसले हैं जिनके ऊपर एक साल में तकरीबन 1400 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम की जेबों से जाता है। अगर आप इन मामलात को यानी कि टैक्सेशन के टैक्स नेट को बड़ा कर लेंगे और जो गैर जरूरी बोझ आपने पाला हुआ है, जो सफेद हाथी पाले हुए हैं, उनको अपने ऊपर से हटा देंगे, बोझ आपका कम होगा, तो तब बेहतरी होगी। महमल, आप क्या ऐड करेंगी? सिर्फ मैं मुबशर छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जिस तरह शहजाद ने बात की, साफी साहब और एजाज ने बात की है ना, जो टैक्स नेट बढ़ाने की है, और जो 3 चीजें शहजाद ने कही है, एक एग्रीकल्चर टैक्स। अब बहुत ज्यादा इसलिए भी ये एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा बहस होती है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं और वो इलेक्शन लड़कर आते हैं और वो फिर इस तरह के टैक्स लगाने नहीं देते। तो जाहिर बात है वो एक रूलिंग एलीट अशराफिया जो है मुल्क की, वो इस वजह से एग्रीकल्चर को टैक्स ही नहीं करते। ये हम स्मॉल फार्मर्स की इधर कोई बात नहीं करा। अच्छा, रिटेलर्स की बात करते हैं तो नून लीग का बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो रिटेलर्स के। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब लगाने की वो कोशिश की थी तो उस पर एक ट्वीट आ गई थी कि मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस। और जहां तक रियल एस्टेट की बात है तो रियल एस्टेट में तो हर किस्म के आप कह लें कि इदारे भी उसके अंदर है, सियासतदान भी हैं और भी जो रूलिंग एलीट है, यानी कि वो सारे के सारे रियल एस्टेट के अंदर भी उनका शेयर है। तो इस वजह से उस पर भी लगाना बहुत अहम है। ये 3 सेक्टर्स जब तक आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप वाकई सिर्फ आवाम को, आम आवाम पे ऊपर आप बोझ डालते रहेंगे। बिजली और दूसरे इस तरह की जो आप फैसले लेते हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, बाकी चीजें होती हैं, आप असल रूलिंग एलीट को आप टैक्स नहीं करना चाहते और आप असल में फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। तो ये इसलिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वाले फैसले लेने ही पड़ेंगे इस हुकूमत को। सही, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। साफ़ी साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले भी हमने इस सवाल सामने रखा कि मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवाज शरीफ को उन्होंने मुखातिब किया कि आए हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे। एक तो इस पर आपका तबसरा क्या है, और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का उन्होंने जिक्र नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म रहें या ना रहें, या किसी ओहदे पे रहें या ना रहें,
लेकिन असल पार्टी का मुख्तार नवाज शरीफ साहब ही है और रहेंगे। इसी तरह जरदारी साहब किसी ओहदे पे रहे या ना रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुख्तार वही हैं और रहेंगे। इसी तरह JUI में भी मौलाना फजल रहमान साहब किसी हुकूमती ओहदे पे रहे या ना रहें, पिछले दौर में आपने देखा वो असम्बली के रुकन नहीं थे, लेकिन इख्तियार तो मौलाना फजल रहमान साहब ही का चलता था। तो इसीलिए उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को एड्रेस किया है। बाकी अगर वो ये कहते हैं कि वो, लेकिन साथ मौलाना साहब ने एक और बात भी कही है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो असम्बलियों में बैठेंगे। अब असम्बलियों को या इलेक्शन को तस्लीम न करने का तो फिर एक मंतिकी नतीजा ये निकलता है कि री इलेक्शन का मुतालबा किया जाए। तो री इलेक्शन की कीमत अदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, एक लिहाज से मौलाना फजल रहमान साहब का शिकवा बजा है, क्योंकि इस इलेक्शन में सिक्योरिटी के जो ख़तरात रहे उनको और उनकी टीम के बाकी लोगों को, तो वो बड़े जेनवन थे। और ये हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो उसी तरह इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सके जिस तरह PTI करती रही या कुछ और जमातें करती रही। लेकिन एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या पड़ी थी कि वो मौलाना फजल रहमान को हरा कर वो PTI के उम्मीदवार को जिताए, या मौलाना फजल अली को हरा कर वो PTI के असद कैसर को जिताए। ये मंतिक मेरी समझ से बालातर है कि आखिर अगर तो मुस्लिम लीग नून को हर सीट पे जतवाया जाता तो फिर तो हम शक कर सकते थे, या पीपल्स पार्टी को जतवाया जाता तो हम शक कर सकते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दांधी हुई है मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़। लेकिन ये मंतिक हमें समझ नहीं आती कि पता नहीं मौलाना फजल रहमान को हरवा कर इस PTI को जितवाने में इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है। शहजाद जी, मैं ये कह रहा था, मैंने कुछ देर पहले बीपर भी दिया था, लेकिन उस वक्त तक मैंने पूरी तकरीर नहीं सुनी थी। अब तमाम जो टिकट्स मेरे सामने आए तो मेरे जहन में भी यही सवाल आया जो साफी साहब पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब का इल्जाम क्या है कि धांधली हुई है, PTI के खिलाफ हुई है या PTI के हक में हुई है। और अगर वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है, तो वाकई ये खैबर पख्तूनख्वा में PTI को इस सियासी माहौल में ये कैसे हम मान लें कि PTI को जितवा के फजल रहमान साहब को हराया है। और दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे हैं। अब PTI का तो क्लेम ये है कि हम बहुत सारी सीटें जीते हैं और हमारी सीटें हमें हरवा के नवाज शरीफ साहब को जिताए। तो अगर नवाज शरीफ साहब को जितवाए तो फिर नवाज शरीफ साहब उस एहसान के बाद फिर वो ऑपोजिशन में आके क्यों बैठेंगे। तो मैं जरा ये समझने से कासिर हूं कि फजल रहमान साहब का इल्जाम किस पे है। क्या वो ये कह रहे हैं कि PTI का इल्जाम दुरुस्त है कि धांधली हुई है, या वो ये कह रहे हैं कि PTI के हक में धांधली हुई है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन देखें, फिलहाल तो फजल रहमान साहब का फैसला एक बड़ा फैसला लगता है कि उन्होंने कहा है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। लेकिन 2018 से पहले आपको याद होगा कि वो कह रहे थे कि मैं इस असेंबली में ही नहीं जाऊंगा, मैं इस असेंबली को जाली मानता हूं। आज वो ये कह रहे हैं कि जितनी धांधली इस इलेक्शन में भी है, माजी में नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो असेंबली को मानने के लिए तैयार है। चले, ये अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या नून लीग और दीगर जमातें उनको कन्विंस कर लेंगी कि आप बहरहाल बैठे हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमत में। तो उस वक्त तक वो अपना फैसला बदलते हैं या नहीं बदलते, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल ये एक सिंबॉलिकली बड़ा फैसला इस लिहाज से भी है कि वो PDM के सरबरा थे, और जैसे अभी सब बात कर रहे थे, ये PDM की कंटिन्यूटी बनने जा रही है, लेकिन माइनस मौलाना फजल रहमान साहब। तो लेट्स सी कि वो अपने फैसले पे कायम रहते हैं या फैसला बदल लेते हैं। 2018 की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था मैं इस असेंबली को नहीं तस्लीम करता, लेकिन जब कन्विंस किया गया दीगर जमातों की तरफ से तो वो असेंबली में आए, असेंबली में 5 साल गुजारे, बाद में उस असेंबली में हुकूमत कैसा भी कन्विंस कर लिया जाएगा और वो कन्विंस हो जाएंगे। सही जी, बाजार ऐसे ही लगता है माजी को देखते हुए। महमल, आपको भी यही लगता है कन्विंस हो जाएंगे मौलाना फजल रहमान? देखें, ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा है कि वो कन्विंस हो ही जाएंगे। एक और चीज़ भी है, देखिए जो सिक्योरिटी की बात साफी साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि JUIF को थी थ्रेट्स, लेकिन जो नज़र भी आ रहा था उस वक्त भी हम ये बात तो करते थे, लेकिन हम साथ ये भी कहते थे कि मौलाना जो बार बार कहते हैं कि इलेक्शंस डिले करे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको अपनी जीत नज़र नहीं आ रही। उन्हें नज़र आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक PTI की वेव है, तो वो उनके लोगों को हरा नहीं पाएंगे। तो एक ये वजह थी। दूसरी मेरे ख्याल में एक कुछ बातें ये भी हो रही हैं, साफी साहब से पूछ लें अगर उस पर रोशनी डाल सकते हैं, कि मौलाना भी एक सदर के कंटेंडर थे, लेकिन कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात काफी वाज़ेह हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि सदर जरदारी साहब ही होंगे। तो शायद जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, थोड़ा सा जरा नाराजगी का भी उसमें आंसर इस वजह से भी शायद शामिल हो।
एजाज, आपको क्या लगता है, क्या मौलाना फजलुर रहमान कन्विंस हो जाएंगे और किन शराइत पर कन्विंस होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अगर आप देखें साल 2018 में जो असम्बली बनी थी जिसको वो जाली कहते थे, तो पहली दफ़ा यानी कि कम व बेश 2-2.5 डेकेड्स के में पहली दफ़ा वो अपोजिशन में गए थे या हुकूमत के किसी सिस्टम से बाहर हुए थे। बाद में जब इत्तेहादी हुकूमत आई तो ज़ाहिर है वो उसका हिस्सा थे, उनके बेटे जो हैं वो मरकज़ में थे, फिर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उनको बड़ी लुक्रेटिव जो सीटें या कैबिनेट सीटें वो मिली थी। अभी सूरत हाल ये है कि उनकी जो सियासी हैसियत है वो वीक हुई है, और सियासी हैसियत उनकी इसलिए वीक हुई है कि उनके पास जो नंबर हैं वो बहुत कम आए हैं। वो ख़ुद भी अपनी नशिस्त अगर खैबर पख्तूनख्वा के वाले से देखें तो वो हार चुके हैं। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को सबसे ज़्यादा सूट क्या चीज़ करती है? उनको एग्जैक्टली वही बयानिया सूट करता है वो जिसको अपनाए हुए हैं कि ये धांधली हुई है, और धांधली के इस बयानिए पर कम अज़ कम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि धांधली हुई है और वो भी कहते हैं कि धांधली हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मौलाना ये समझते हैं या उनका कहना ये है कि ये जो धांधली है वो उनको हराने के लिए और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोगों को जिताने के लिए हुई है। अब इस सारे मंजरनामे में क्या मौलाना फजलुर रहमान की सियासी हैसियत इतनी अहम है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बग़ैर कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी? तो मेरे ख्याल में उनकी नंबर्स के एतबार से सियासी हैसियत इतनी अहम नहीं है, लेकिन मजहबी सियासत की नुमाइंदगी के हवाले से जो उनके पास है वो उनकी अहमियत मौजूद है। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी मौलाना फजलुर रहमान को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करने की, और मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख्याल में हुकूमत का हिस्सा होकर भी हुकूमत का हिस्सा नज़र नहीं आएंगे। वो मुमकिन है अपने नॉमिनीज कुछ दे दें जो हुकूमत में खप जाएं, कुछ इदारों की सरबराही, कुछ कंपनियों की सरबराही उनके नॉमिनीज के पास चली जाए, कोई एडवाइज़र वगैरह लग जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अपना पोस्चर वही रखेंगे कि वो हुकूमत पर जब ज़रूरत पड़ेगी तनकीद भी करेंगे, लेकिन जब यानी कहीं ना कहीं उनका भी वही रोल होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है इस मुस्लिम लीग नून की। जी बिल्कुल, और जब भी हुकूमत को किसी जगह पर बिल पर वोट की जरूरत पड़ेगी तो उनके लोग वोट भी देंगे। और बलूचिस्तान में तो उनकी अच्छी खासी नशिस्तें हैं साफी साहब, वहां पे तो गालिबन किसी ना किसी सूरत में JUF अकोमोडेट होगी, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी, बलूचिस्तान में 3 बड़ी जमातें जो सामने आई हैं उसमें पीपल्स पार्टी पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन नून लीग की और तीसरी पोजीशन JUI की है। तो वहाँ पे हुकूमत साजी में JUI का किरदार वो मुसल्लमा होगा, और अब देखना ये है कि उधर JUI अपना वोट अगर पीपल्स पार्टी के पड़ने में डालती है तो उसकी हुकूमत बन जाएगी, और अगर नून लीग के पड़ने में डालती है तो उसकी हुकूमत बन जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। महमल, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म का ओहदा ना लेना या ओहदा लेने से नवाज शरीफ की सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था? क्या वज़ीर आज़म का ओहदा ना लेने से नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, सियासत तो इस तरीके से नहीं ख़त्म होती, और मियाँ साहब जो हैं वो एक बहुत पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं। इस वक्त उनके बारे में यही कहा जा रहा है, एक तो खैर जिस तरह हमने पहले भी इधर डिस्कशन की कि क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है तो इसलिए शहबाज साहब का ही नाम आ रहा था कि स्प्लिट मैंडेट हुआ तो वो होंगे, और अगर सिंपल मेजॉरिटी हुई तो फिर यानी मजबूत हुकूमत हुई तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। एक दूसरी बात ये भी हो रही है कि अगर मियाँ साहब इस मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो फिर बड़ा मुश्किल होना था कि उनकी बेटी को वो वजीर आला पंजाब बनवा सकते, यानी मरियम नवाज साहबा का नाम सामने आया। तो नून के लोग भी यही बात करते हैं कि मियाँ साहब चाहते थे कि उनकी जो एक लेगेसी, उनके एक सक्सेसर, वो चाहते थे कि मरियम नवाज साहबा जरूर इस तरह वजीर आला पंजाब बने, और वो अब जब वजीर आला पंजाब बनेंगी तो उनका मियाँ साहब का एक कलीदी किरदार उसके अंदर होगा। उनको साथ साथ जो है वो हुकूमत चलाने में भी उनके एडवाइजर के तौर पे भी, या आप मेंटोर कह सकते हैं, एक्चुअली एडवाइजर से तो ज्यादा, क्योंकि वो खुद भी वजीर आला भी रह चुके हैं, 3 दफा वजीर आजम भी रह चुके हैं। तो ये जो उन्होंने एक तरह से आप कह ले कि
कुछ लोग इसको कुर्बानी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जाहिर बात है वो बन ही नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑप्टिक्स बड़े, वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जब बने थे और हमजा शहबाज जब बने थे प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद मियां साहब जो है उन्होंने एक बैक सीट ली, एक सोनिया गांधी वाला जिस तरह एक स्टाइल होता है वो वाली चीज की है। और ये कि लेकिन उनकी अपनी बेटी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अहम है नून लीग के लिए, उधर वो वजीर आला होंगे। और ये शहजाद बिहाइंड द सीन जो महमल बात करी, और मौजूदा सिनेरियो में क्या शहबाज शरीफ का ही वजीर आजम होना मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए एक बेहतर डिसीजन था? देखिए, इस बात का इससे तो ताल्लुक हो सकता है जो बात एजाज सईद साहब ने की कि SIFC का अगली हुकूमत में बड़ा रोल होगा, यानी कि एक हाइब्रिड सेटअप होगा, तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक सूटेबल कैंडिडेट है। लेकिन महज ये देखते हुए कि स्प्लिट मैंडेट है तो हम वजीर आजम नहीं बनेंगे क्योंकि कमज़ोर हुकूमत है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। एज आई सेड, अगर मियाँ साहब का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, इस वक्त मुल्क को एक स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है, ताल्लुकात बेहतर करने, तो उसमें तो फिर मियाँ साहब जैसी भी हुकूमत होती वो ये चांस लेते, वो इक़्तिदार संभालते और कोशिश करते कि मुल्क को इस मुश्किलात से निकाले जाए। जहाँ तक उनकी लेगेसी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये तो कहना मुनासिब बिल्कुल नहीं है कि उनकी सियासत खत्म हो गई। आई एम श्योर वो पॉलिटिकल प्लेयर रहेंगे और उनकी जो पार्टी है उसमें जो भी वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है। अलबत्ता ये सेटबैक ज़रूर हुआ है क्योंकि इस मरतबा फील्ड उनके लिए पूरी ओपन थी। ये नहीं कह सकते कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो अब ये कह रहे हैं कि शायद फील्ड कुछ ज्यादा ही उनके हक में कर दी थी, जैसे हमारे सोहेल साहब कहते हैं कि ज्यादा दवाई डल गई है, तो ज्यादा दवाई वो तो इस लिहाज से कहते हैं कि ज्यादा दवाई डल जाती है तो ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो मैंने उनसे जरा मजाक ये कहा था कि कभी कभी खेतों में आप ज्यादा जब दवाई डालते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है खेतों को, तो ये ना हो जाए कहीं। तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड जितनी उनके पास थी, लेवल प्लेइंग फील्ड से ज्यादा थी, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सेटबैक तो है उनके लिए कि उतनी नशिस्तें वो नहीं हासिल कर सके। आपको भी यही लगता है सेटबैक है? मेरा ये ख्याल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो एज है और उनकी जो सेहत है वो हम सब के सामने, और नवाज शरीफ साहब के पास एक पूरा तजर्बा है, पूरा बैकग्राउंड है। और अब नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए थे तो आप देख लीजिएगा उनके अंदर वो इंथ्यूज़िज़्म या उनके अंदर वो जोश गायब था। उन्होंने जो अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू की वो बहुत लेट शुरू की, और ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े बेनियाज हुए पड़े हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, शायद जबरन कर रहे हैं या ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे एक तालिब इल्म की हैसियत से ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की ये सियासत की आखिरी इनिंग्स थी, और अगर वो वज़ीर आज़म बन सकते थे तो इसी इनिंग्स में बन सकते थे। नवाज शरीफ साहब अब अपने आखिरी फेज़ में शामिल हो चुके हैं जहां पर उनका ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो इस बात पर मरकूज होगी कि उनकी बेटी मरियम नवाज एक कामयाब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर परफॉर्म करे। मुस्लिम लीग नून की लेगेसी को आगे लेकर चलें। होगी कि साफी साहब, आप वो असेस करें। कैसे कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? देखिए, ये हुकूमती ओहदा ना लेना या पार्टी ओहदा ना लेना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो बंदा सियासत से लाताल्लुक़ हो गया। हमारे यहाँ ये जमातें शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, नून लीग नवाज शरीफ की शख्सियत के गिर्द, पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के गिर्द, PTI इमरान खान के गिर्द। और इसमें माजी में हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है खान अब्दुल वली खान साहब की। नवाज शरीफ ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा लेने से माजरत की है, और खान अब्दुल वली खान ने सियासत से भी रिटायरमेंट इख्तियार की थी। उनके लिए फिर रहबर का ओहदा इन्होंने निकाल लिया ANP ने। लेकिन जब भी कोई मेजर डिसीजन आता था या फैसला कुन मोड़ आता था तो खान अब्दुल वली खान से ही रुजू किया जाता था। अब भी आप देखेंगे कि वो बेशक रायवंड के घर में बैठे रहें, लेकिन जब भी कोई फैसला कुन डिसीजन होगा या फैसला कुन मोड़ होगा तो फिर नवाज शरीफ से रुजू किया जाएगा और नवाज शरीफ की राय ही प्रिवेल करेगी। ये जो पहले से मुझ पे कोई नौज़ुबिल्लाह गैब का इल्म नहीं था कि मैं पहले से इलेक्शन से पहले से कहता था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो मेरी उस दावे की वजह ये थी
कि मुझ तक ये बात पहुंचती रही कि नवाज शरीफ साहब अपने घर के महफलों में ये कहते हैं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी ना मिले तो फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, और वो बात उस पर हमें तकरीबन इत्तेफाक था और हम सब की ये राय थी, और जब हम कैलकुलेशन करते कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, तो इसलिए न सिर्फ ये कि मैं ये दावा करता था, बल्कि आज आपको बताता चलूँ कि 3 दिन पहले इलेक्शन से आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का मैसेज भी भेजा था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई के इतने कदरदान हैं कि मेरी वो मुबारकबाद उन्होंने कबूल नहीं की, और उस पर उन्होंने मुझे जवाबी कोई मैसेज नहीं दिया कि वो उन्होंने जवाब में फिर वही कहा कि नहीं, उनको समझ आ गया था। सर अब दोबारा करें, अब आ जाएगा शुक्रिया का मैसेज। हाँ हो सकता है कि आप, लेकिन आप भी वो कहेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब की बरकत से है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और खैर मुबारक का मैसेज आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, एजाज सैयद साहब, महमद सरफराज साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।